हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं समझनी होगी, क्योंकि पूरी के पूरी बुक के अंदर आप देखते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं और जिनको करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जितनी भी बुक की सारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं मिनटों में आपको समझा दूंगा और आप कभी भी ऑक्सीकरण संख्या में गलती नहीं करेंगे। बस थोड़ा ध्यान से समझिए और देखिए पूरी बुक की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आप कितनी आसानी से बना सकते हैं बस कुछ ट्रिक के द्वारा। और मैं इस वीडियो में गारंटी से कहता हूं कि आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनानी आ जाएगी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं कहते किसको हैं। सबसे पहले ये तो समझिए, आइए सबसे पहले ऑक्सीकरण देख लेते हैं। पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों का मूलक ग्रहण करना। जितने भी तत्व होते हैं जब आप ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या ऋण मूलक तत्व को ग्रहण करना होता है। नंबर एक बात तो ये ध्यान रखना, जब रिएक्शन करेंगे तो समझ में आ जाएगी। नंबर दो, पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों का मूलक त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जिस भी तत्व पर आप ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कर रहे हैं वहां से हाइड्रोजन निकल के चली जाती है या कोई मूलक ऋण विद्युत तत्व जुड़ा रहता है वो निकल के चला जाता है। तो ये नहीं, सॉरी, धन विद्युत तत्व मूलक निकल के चला जाता है, ये ध्यान रखना। जब अभिक्रिया करेंगे तो ये भी समझ में आएगा। तीसरी बात, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण संख्या अगर इधर कम है तो जो तत्व बनता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। और नंबर चार, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है। जिस भी पदार्थ का आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, अपचायक कहलाता है। ये चार बात जब आपके ध्यान में रहेगी तो पूरी बुक की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आप मिनटों में बना सकते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। चलिए देख लेते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं। देखिए, अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल जो कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यानी कि एल्डिहाइड की उपस्थिति में होता है। नंबर दो, द्वितीयक अल्कोहल, यह भी इसी की उपस्थिति में होता है और एसीटोन बनता है। लेकिन अगर तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता इसके द्वारा, फिर क्या होता है ये समझिए। जब तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता तो फिर ये क्या होता है, जो तृतीयक अल्कोहल होती है इसका ध्यान रखना, या यो फ्यूमिंग HNO3 यहां अलर्ट रहे के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है तृतीयक अल्कोहल का। और क्या बनता है ये ध्यान रखना, सबसे पहले बनती है एल्कीन और जब उसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो बन जाएगी एसीटोन। इस तरीके से तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण फ्यूमिंग HNO3 के द्वारा होता है। ये फ्यूमिंग HNO3 होती क्या है ये भी समझिए। इसे कहते हैं सैद्धूम नाइट्रिक अम्ल। जो नाइट्रिक अम्ल का विलयन होता है उसमें NO2 गैस घुलनशील अवस्था में रहती है और टेम्परेचर से इसमें से धुआं निकलता है, इसलिए ही इसे कहते हैं फ्यूमिंग HNO3। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण इसी के द्वारा होता है, ये बहुत खास बात है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं प्रकाश या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रकाश या ऑक्सीजन या कह सकते हैं वायु की उपस्थिति में, तो बहुत वैसेली गैस बनती है फॉस्फीन। देखो आपको अलर्ट रहना है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया सबसे ज्यादा बोर्ड में आती है। कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आप 10 से 12 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं और एक भी रिएक्शन याद नहीं कराऊंगा, सिर्फ समझाने से ही याद हो जाएगी। चलिए चलते हैं कि ये अल्कोहल का ऑक्सीकरण आपको कैसे समझना है, मिनटों में समझ जाएंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में आप जानते हैं नहीं, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अब आप इधर देखिए, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं। देखो आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आना चाहिए। प्राथमिक अल्कोहल, एक तरफ लिख देता हूं मैं द्वितीयक अल्कोहल, इनका ऑक्सीकरण करेंगे अभी थोड़ी देर में। और एक तरफ लिख देते हैं हम तृतीयक अल्कोहल। अब आप समझिए कि किस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किसी से भी बोर्ड में आपसे पूछी जा सकती है।
लेकिन आप पे इनके सूत्र तो लिखना आने चाहिए। अगर प्राथमिक अल्कोहल की बात करें, प्राथमिक अल्कोहल की अगर बात करता है तो आपको लिखना है शुरू में CH2 और यहां जोड़ देना है OH। या अब प्राथमिक अल्कोहल की पहचान समझियो, जिस कार्बन से OH का अणु जुड़ता है उस पे 2 हाइड्रोजन होती है उस कार्बन पे, और पीछे ये एक एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, तब इसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। ये होती है प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक को समझिए, द्वितीयक अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो जब भी द्वितीयक अल्कोहल बोले आप उसे लिखिए CH, हाइड्रोजन का एक अणु लिखना है और उस पर जोड़ देना है OH। यह होता है द्वितीयक अल्कोहल और ये बीच 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, इसे आइसो भी कहते हैं। ये पोजीशन आइसो की भी होती है OH को हटाकर। तो द्वितीयक अल्कोहल ऐसे लिखना है, पहचान जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ेगा उस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होती है, ये ध्यान रखना। अब तृतीयक अल्कोहल देखिए, जब भी आप तृतीयक अल्कोहल लिखे कार्बन के साथ OH जोड़िए, हाइड्रोजन उस पर नहीं होती और ये 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, तो इसे कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए था। अगर इतना पता चल गया तो अब देखिए ऑक्सीकरण कितने इजी से हो जाती है। अब ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एक तरीका और बताता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं, चलो आपको आज तक किसी ने ये ट्रिक नहीं बताई होगी, मैं आपको बता देता हूं ट्रिक। किस ट्रिक से आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद करनी है, बस ये समझिए, कभी भी ऐसी ट्रिक नहीं पड़ी होगी, मैं बता देता हूं। देखो अल्कोहल कौन से लेसन का है, आप समझिए। अल्कोहल आपका अगर पहला लेसन है अल्कोहल, जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो सेकंड लेसन का बनेगा। इससे अगले चैप्टर वाले आप अगले चैप्टर का नाम लीजिए, बन जाएगा। अभी समझाऊंगा मैं क्या बता रहा हूं। और अगर इसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो तृतीयक अल्कोहल बनेगी। क्लियर? देखिए मैं क्या बता रहा था, अब समझिए, ये ट्रिक समझिए, इससे तुरंत हो जाएगा। पहला ही चैप्टर है आपका अल्कोहल, यही तो है अल्कोहल। इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड। और इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन, ये होती है चैप्टर। और नेक्स्ट वाला चैप्टर में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बस यही तो है ऑक्सीकरण, यही तो है। अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगी, और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगी। यानी कि देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ऐसे बनता है। आ गया समझ में ऑक्सीकरण कैसे होता है। अगर पहले चैप्टर का ऑक्सीकरण करेंगे तो दूसरे चैप्टर वाला, दूसरे चैप्टर का नाम ले लीजिए बस। और पहले चैप्टर में क्या आता है, ईथर भी तो आती है, ईथर भी तो आपके पहले ही चैप्टर में है। ये देखिए अगर इनका ऑक्सीकरण करेंगे तो डायरेक्ट सबसे पहले ये बनेगी, ईथर से भी एल्डिहाइड बनेगी, और फिर उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एंड में अम्ल बनता है। और अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं होता, केवल फार्मिक अम्ल का होता है। अभी रिएक्शन में सिखाऊंगा। देखो पहले लेसन से दूसरे लेसन में ऑक्सीकरण होता है, दूसरे लेसन से तीसरे लेसन में। लेसन का नाम क्रम से याद कर लो। हो गई ना याद ऑक्सीकरण की अभिक्रिया? करनी तो अब सिखा देता हूं। सबसे पहले ये तो दिमाग में रखनी है। अब चलते हैं, इन तीनों का ऑक्सीकरण करके सिखा देता हूं, कितनी इजी से आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ जाएंगे, देखना। अब चलते हैं, इसे नोट कर लिया हो तो रफ कर देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, प्राथमिक अल्कोहल लिख लेते हैं। आपके चैप्टर में है एथिल अल्कोहल, ये CH3CHO ऐसे लिखिए। प्राथमिक एथिल अल्कोहल लिख दिया आपने। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण यानी कि हमेशा ऑक्सीकरण करना Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ये ऑक्सीकरण कर देना है। इतना करना है आपको। अब जरा समझिए, ऑक्सीकरण समझिए। सॉरी ये तत्व गलत लिखा है, CH2OH, ये होती है एथिल अल्कोहल। ये हुआ एथिल अल्कोहल। अब आप देखिए ऑक्सीकरण कैसे होता है। यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी H2 में से, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलनी है, ये होती है अल्फा हाइड्रोजन। इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो देखिए क्या बचा, CH3CH, ये तो बच गया, एक हाइड्रोजन कम हो गई। और ये वाली H और ये OH जल के रूप में बाहर हो जाएगा, यानी कि जल के रूप में बाहर हो जाएगी। और क्या बचा, अब आप देखिए, यो एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगी और ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, बन गया। देखो पहला चैप्टर का ऑक्सीकरण दूसरे चैप्टर में हो गया। यही तो बात बताई थी मैंने। और ऑक्सीकरण कैसे करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन और ये OH जल के रूप में बाहर कर देनी है, और ये ऑक्सीजन
यहां जोड़ देनी है। यही तो थी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, यही तो शुरू में बताया था। अब आई समझ में। चलिए द्वितीयक अल्कोहल लिख लेते हैं। जैसे ही मैंने आपको बोला प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण से क्या बनी है, एल्डिहाइड, और कौन सी, एसिटाल्डिहाइड। अगर एथिल अल्कोहल लिया है तो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए द्वितीयक अल्कोहल, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आता है, पूछता है। अब आपको द्वितीयक अल्कोहल लिखना मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया है कि जब भी द्वितीयक अल्कोहल लिखो तो यहां लिखो CHOH, लिख दिया, और एक तरफ CH3 यहां जोड़ दीजिए, एक तरफ CH3 यहां जोड़ दीजिए। इसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखो ये ग्रुप आते ही आप कहेंगे आइसो, देखो इसका नाम हो गया आइसो, 3 कार्बन को कहते हैं प्रो, तो प्रोपिल, OH को अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यानी कि एक द्वितीयक अल्कोहल हुई। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, देखो ऑक्सीकरण ये भी किसकी उपस्थिति में होता है, इसी की, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। और इसमें भी क्या हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन है, देखो इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है ये वाली, और ये OH बाहर जल के रूप में बाहर, जल के रूप में बाहर। क्लियर, समझ में आ गया। और देखो क्या बचा, ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगी तो बन जाएगा CH3CO CH3। एसीटोन बन गया, नहीं बना, एसीटोन बना। तो देखो पहला लेसन दूसरे लेसन में बदल गया, यही तो बता रहा था। और करने का तरीका यही तो बताया था, हाइड्रोजन बाहर ऑक्सीजन आना, ऑक्सीकरण हो गया ना, ऑक्सीकरण। और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट की जगह आप पोटेशियम भी ले सकते हैं, और अम्लीय KMnO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट तृतीय अल्कोहल देख लो। तृतीय अल्कोहल कैसे लिखते हैं, सबसे पहले C लिखिए, इसके पास OH, ऐसे करके 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, CH3 CH3 CH3, ये हुआ तृतीयक अल्कोहल। और इसे कहते हैं नियो, इसका नाम हो जाएगा नियो, और 4 कार्बन वाले को ब्यूटिल अल्कोहल, नियो ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखो जब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे, पहली बात तो मैंने आपको यही बताया था कि इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन फ्यूमिंग HNO3 सैधूम HNO3 के द्वारा हो जाता है। या तो यहां से एक हाइड्रोजन चली जाएगी, या यहां से, क्योंकि इसके पीछे जितने तीनों कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या सेम है, तीनों एल्किल ग्रुप सेम है, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन, अगर आपने यहां से हाइड्रोजन एक निकाल दी तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को, हाइड्रोक्सिल समूह को लेके जल के रूप में बाहर हो जाएगा। और देखो एल्कीन बनी या नहीं बनी, CH3C, क्योंकि OH एक कम यहां हो गया तो डबल बॉन्ड CH2 हो गया और CH3, तो ये बन गई एल्कीन। तो तृतीयक अल्कोहल से एल्कीन बनती है। आपके सामने देखो कितने इजी से आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पढ़ी। क्वेश्चन तो कैसे भी पूछा जाता है, देखो आप घबरा, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा तो आप तो बना सकते हैं, सभी बनाएंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए, सबको पता पूछा। लेकिन अगर अंतर भी तो है, अंतर आपसे पूछे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताओ, सबसे पहले तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की संरचना बना दो, एक अंतर तो हो गया। दूसरी ये समीकरण कर दो कि इसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, इसके ऑक्सीकरण से एसीटोन बनता है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन फ्यूमिंग पे एल्कीन बनती है। ये बताओ, अल्कोहल का समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। मैं पूरे बुक की ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा रहा हूं, एक भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया गलत नहीं होने की आपसे। और पूरी चैप्टर में आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही तो है, इनसे ही तो सारी अभिक्रियाएं पूछी जाती है। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं, ये आपने सीखा, अब नंबर 2 देख लेते हैं। देखो यही बात मैंने बताई, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और फिर उसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो अम्ल बन जाता है। ये वाला भी सिखाऊंगा, भी ऑक्सीकरण आगे भी ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल का कीटोन बन जाता है और कीटोन का आगे ऑक्सीकरण नहीं होता, ठीक है ना, कीटोन बनती है। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मैंने अभी बताया, लेकिन फ्यूमिंग HNO3 के द्वारा एल्कीन बनती है। और ट्रिक ये क्या हुई, प्राथमिक एल्कीन से क्या बनता है, ऑक्सीडेशन होने से एल्डिहाइड बनता है, ये ट्रिक से याद कर लो। सेकंड से कीटोन बनता है, थर्ड से नो, ये ट्रिक याद रख लो। देखो फिर समझ लो, प्राथमिक एल्कीन से क्या बनेगी एल्डिहाइड, और फिर उससे क्या बनेगी एसिड, एल्डिहाइड एसिड। द्वितीयक से के बस कीटोन, और तृतीयक से नो, नहीं कुछ नहीं बनता।
ये ट्रिक हो गई इसके याद करने की। क्लियर बात पता चल गई। चलो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद चलते हैं और किसका ऑक्सीकरण करना है। अब बात करते हैं हम क्लोरोफॉर्म की। ये देखिए क्लोरोफॉर्म का भी, क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया एग्जाम में पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज को छोड़ के नहीं चलना एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं चलना। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं तो सारी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं को जानेंगे। अभिक्रिया समझ लेते हैं। जब क्लोरोफॉर्म को वायु और प्रकाश यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाती है। फास्जीन एक बहुत वैसेली गैस है, ये याद रखना। देखो अभिक्रिया भी देख लेते हैं। ये हो गया क्लोरोफॉर्म, जब इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में ये फास्जीन गैस बनते हैं। इसका सूत्र नोट कर लीजिए, COCl2। अभिक्रिया आपको ऐसे दिखा देनी है। देखिए क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनता है, फास्जीन गैस बनती है और HCl बन जाता है, और जो कि एक बहुत वैसेली गैस है। इस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म की ये विधि भी याद कर सकते हैं और समीकरण आए तो एग्जाम में ये समीकरण लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म को भी ऑक्सीकरण। देखो इसमें से भी तो हाइड्रोजन ही निकल रही है, ये हाइड्रोजन और यहां से एक Cl का अणु निकल जाता है तो हाइड्रोजन तो निकल गई और ऑक्सीजन आ जाती है। देखो आ गई। तो यही तो कहा था, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का आना, ये बन गई फास्जीन गैस। क्लोरोफॉर्म की भी समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं ईथर। ये ईथर है, ईथर का ऑक्सीडेशन ये समझ जाते हैं। ईथर का ऑक्सीडेशन अभिक्रिया समझा देते हैं। चलिए इसको ईथर करिए। ईथर, ईथर का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होती है, ईथर की अभिक्रिया समझ लेते हैं। जब ईथर को वायु और प्रकाश में लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो परऑक्साइड बन जाती है। देखो परऑक्साइड बन जाती है, परऑक्साइड क्या बन जाता है, परऑक्साइड बन जाता है। ये बात ध्यान रखना। अब परऑक्साइड का समझो, यह ईथर है और जब O2 की क्रिया कराए सनलाइट की उपस्थिति में तो ये परऑक्साइड बन जाती है और ये भी एक बहुत वैसेली होती है, ये बना परऑक्साइड। ये वायु और किसकी उपस्थिति में हो रही है, सनलाइट की उपस्थिति में। लेकिन अगर ईथर को मैं ऐसे भी लिख देखो, ईथर क्या होती है सामान्य रूप से, ईथर समझो, ये लिखते हैं हम ईथर को C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। इसका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कर रहे हैं ना, तो चलो ऑक्सीकरण भी समझा देता हूं। इसे ईथर को ऐसे लिखो CH3CH2, ऐसे यहां लिखो CH3CH2 और ये ऐसे लिख दो। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, देखो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब करते हैं। देखो इससे तो कर रहे हैं हम, ये भी तो पहले ही लेसन का है। बननी क्या है दूसरे लेसन की, देखो कैसे बननी है। अब आप ये समझिए, एक हाइड्रोजन तो यहां से निकल गई, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गई और एक यो ऑक्सीजन, तो देखो जल बाहर हो गया, जल बाहर हो गया और क्या बचा CH3CH और ऑक्सीजन ये आ जाएगी CH3CH तो दो अणु बन जाएंगे CH3CHO के, और संतुलित करोगे तो 2 और 1 3 दो यहां आ जाएंगे, क्योंकि देखो जल के रूप में एक ऑक्सीजन यहां गई, 2 यहां गई, 3, तो ये फिर समझो एक हाइड्रोजन यहां से गई, एक हाइड्रोजन यहां से गई और ऑक्सीजन ये, तो जल बाहर हो गया और देखो क्या बचा CH3CH और यो ऑक्सीजन यहां आ गई तो एल्डिहाइड बन गया। तो ऑक्सीकरण अगर ईथर का भी आए तो जैसे एल्कोहल का किया ऐसे ही इसका हुआ, गए ना हाइड्रोजन बाहर, ऑक्सीजन आई ना, तो यही तो ऑक्सीकरण है। ईथर का भी ऑक्सीकरण आए, लेकिन मैंने प्रकाश की उपस्थिति में इसलिए समझाया, ये भी पूछ लिया जाता है परऑक्साइड के बारे में। परऑक्साइड किसे कहते हैं, जब दो ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आता है, इसे परऑक्साइड कहते हैं, याद रखना। और ये भी बहुत विषैली गैस होती है। तो ईथर का भी आपकी समझ में आ गया। इस तरीके से आपने एल्कोहल और ईथर का ऑक्सीकरण विधि तो सीख ली। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 आता है एल्डिहाइड का। चलिए एल्डिहाइड से भी समझ लेते हैं। साथ एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी समझिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। अब आप ये देखिए, जब एल्डिहाइड को वायु इन द प्रोसेस ऑफ एसिडिक मीडियम में करते हैं तो ऑक्सीकृत किया जा सकता है एल्डिहाइड को, यानी कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन अगर क्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्ल बनता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हम लेसन नंबर 2 पे आ चुके हैं। अल्कोहल ईथर को खत्म कर अब एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। अब सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं, इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लो।
और ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इस डायग्राम को। ये डायग्राम बनाइए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा है, किसको है, जब एल्किल ग्रुप से CHO ग्रुप जुड़ता है ये एल्डिहाइड होता है। और जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हम दो विधियों द्वारा करते हैं। अब वे दोनों के दोनों आपको पता हो, इसे नोट करिए, दोनों के दोनों पता हो, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए, अगर कर रहे हैं ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। नंबर 2, अगर कर रहे हैं फेलिंग विलियन या टालन अभिकर्मक की उपस्थिति में, टालन अभिकर्मक की उपस्थिति में, तो ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में अगर आप कर रहे हैं ऑक्सीकरण। अब एक बात समझना, दोनों में एक चीज समानता है, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसको है, जब एल्किल ग्रुप पे CHO ग्रुप आता है ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। चाहे एल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण करें सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा या फेलिंग विलियन से या टालन अभिकर्मक से, हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ये बात नोट कर लो। अब एग्जाम में आपसे किसी से भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। चलिए समझा देता हूं होती कैसे है ये अभिक्रिया, ये समझिए बस आप। चलिए मैं एक समीकरण के द्वारा इसको कर देता हूं। सबसे पहले एल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं, देखो जो आपके कोर्स में है एसिटेल्डिहाइड, उसका सूत्र लिखो CH3CHO, क्लियर। और जब इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीकरण का मतलब है नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, और किसकी उपस्थिति में होती है ये, Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब आप ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करते हैं। तो अब आप देखिए सबसे पहले क्या, ये ऑक्सीजन यहां आके जुड़ जाएगी और CH3COOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। जितने कार्बन के एल्डिहाइड आप लोगे उतने ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगी। 2 कार्बन वाला एसिटेल्डिहाइड लिया है तो 2 कार्बन वाला एथेनोइक अम्ल बन गया, इसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। ऑक्सीकरण बस ऑक्सीजन जोड़ना है, लेकिन जब आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो इस लेसन में आपके बेंजील्डिहाइड भी तो है, तो बेंजील्डिहाइड भी लिख लेते हैं, बेंजील्डिहाइड की भी अभिक्रिया यही कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो बेंजीन की रिंग पे जब CHO ग्रुप जोड़ते हैं इसे कहते हैं बेंजील्डिहाइड। जब इसका भी आप ऑक्सीकरण करोगे जैसे इसका करा, क्योंकि इसी के परिवार का है सेम, इसलिए बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में नंबर बिल्कुल भी कम ना हो, आप तुरंत बनाए अभिक्रिया। एक बार सीख ली तो दोबारा भी बना सकते हैं, ऐसे ही बेंजीन की रिंग पे क्या लगाकर COOH। इस तरीके से बेंजील्डिहाइड से भी बेंजोइक अम्ल बन सकता है। और इसको अनुसूत्र के रूप में भी लिख के आना बेटा जरूर, यहां गड़बड़ मत करना, अनुसूत्र के रूप में भी लिखना इसको। ये क्या है नीचे बेंजीन की रिंग में, यानी कि फेनिल, इसे लिखते हैं C6H5 और ऊपर CHO। देखो इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस O, और इधर इसी की उपस्थिति में Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और क्या बन जाएगा C6H5। देखो ये फेनिल है ना, C6H5 और COOH, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। आप दोनों ही तरीके से एग्जाम में बना के आए। तो ये हुआ आपका किससे, बेंजील्डिहाइड से अभिक्रिया, समझ में आई। अब चलते हैं इसी लेसन में टालन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन से भी तो है, चलिए उनसे भी देख लेते हैं। आप अलर्ट होकर इन क्वेश्चनों को करें, एक भी नंबर आपके कटने नहीं दूंगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से 10 से 15 नंबर का आता है। देखिए CH3CHO ये लिखा आपने एसिटेल्डिहाइड, इसका फेलिंग विलियन Cu2O से ऑक्सीकरण कर रहे हैं, फेलिंग विलियन सॉरी CuO, ये होता है फेलिंग विलियन CuO। जब भी फेलिंग विलियन की बात आए CuO लिखो, CuO लिखते हैं CuO। अब इसे समझिए क्या होता है, अब बनना क्या है, अम्ल तो बनना ही बनना है, CH3COOH बनना ही बनना है अम्ल। और ये जो Cu बचा ये Cu2O में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि कुप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय प्राप्त होता है। कैसे रंग का, लाल रंग का अवक्षय प्राप्त होता है। ये बात नोट कर लो, ये बात नोट कर लो।
लाल अविक्षेप प्राप्त होता ही होता है। और बेंजेल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड जो होती है वो फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करती। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, बेंजेल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करती, बस ये बात याद रखना। अब टालन अभिकर्मक की बात करें, टालन अभिकर्मक की बात करें, देखो टालन अभिकर्मक से भी करा देते हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे किसी से भी पूछी जाएगी। अब ये लिखो CH3CHO, बेंजेल्डिहाइड टालन अभिकर्मक किसको कहते हैं? Ag2O, ये होता है टालन अभिकर्मक। जब इससे क्रिया कराते हैं तो बनना तो अम्ल ही है, एकदम तुरंत अम्ल बनाए, CH3COOH बनाए और Ag का काला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। संतुलित के लिए 2 लगा दीजिए, ये काला अवक्षेप प्राप्त होता है सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया टालन अभिकर्मक से पूछी जाती है। बेंजेल्डिहाइड यहां तो कर जाता है अभिक्रिया, देखो बेंजेल्डिहाइड लिखो, बेंजीन की रिंग पे CHO और प्लस Ag2O, ये तो हो जाएगा, इसमें बन जाएगी बेंजोइक अम्ल और प्लस 2Ag का काला अवक्षेप। तो सेम अभिक्रिया चाहे किसी से आए, इन दोनों में से किसी से भी आए कर सकते हैं। अनुसूत्र के रूप में भी इसे ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको लिखनी बताई। तो इस तरीके से आप बेंजेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना सीख गए। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन का ऑक्सीकरण, सबसे पहले बात याद रखना, कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता क्योंकि कीटोन पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। लेकिन मैंने फिर भी आपको एक बात बताई कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कोई तत्व लोगे, जैसे अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से हो जाता है। चलिए पोटेशियम परमैंगनेट से हो जाता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, छोड़ के नहीं चलनी, ये तो एग्जाम में आती है क्योंकि हाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। आइए इसका ऑक्सीकरण करना सिखा देता हूं, कीटोन का भी देख लेते हैं। कीटोन देखो कोई अभिक्रिया तो नहीं हो रही लेकिन KMnO4 के द्वारा हो जाता है, आइए यहां समझा देता हूं कीटोन का भी। अगर आपने ली कीटोन CH3CO, ये लिया कीटोन, जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय। अब ये बात जरा ध्यान से समझना, अब ये समझना, यहां से 2 हाइड्रोजन, इस यहां से या नीचे से कहीं से भी ले सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, जल बाहर, तो जल तो ये बाहर, क्लियर, समझ में आ गया। अब ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कार्बन को देखे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर, अब यहां क्या बचा? देखो CH3 बचा और यहां क्या बचा? COOH, 2 ऑक्सीजन यहां आ जाएगी तो टोटल 4 ऑक्सीजन यहां लगी। तो इस तरीके से देखो ये बन गया एथेनोइक अम्ल। ये अभिक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यही पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की बात कर रहा हूं, जहां कार्बन की संख्या घट रही है, इसलिए ये एग्जाम में लगातार आती है। यहां सतर्क रहे, देखो इधर जब बना रहे थे 3 कार्बन है और जब बन रही है तो 2 कार्बन की बनेगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कम हो जाता है, इसलिए ये अभिक्रिया पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये बात समझ में आ गई। अगर यही पढ़ रहे हैं अभिक्रिया तो इसका एरोमेटिक रूप में भी ले लीजिए। इसको क्या करना है? COCH3 लिख दीजिए, यह है एसिटोफिनोन, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। इसका भी ऑक्सीकरण ऐसे ही करिए जैसे ऊपर किया, क्योंकि इसी के परिवार का ही तो है, KMnO4 की उपस्थिति में करिए ना। और जैसे ये बनी एरोमेटिक रूप में बना दो, इसके ऊपर क्या जोड़ देंगे? COOH और प्लस जल बाहर और प्लस CO2 बाहर। ये देखो तो सेम दोनों है नहीं, बस ये ऐसे आप पे दोनों आनी चाहिए, चाहे एसिटोफिनोन से आ जाए ऑक्सीकरण, चाहे एसीटोन से आ जाए। तो देखो कितने इजी से आप कर रहे हैं। अनुसूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, इसकी जगह C6H5 लिखिए और COCH3 ऐसे यहां, तो दोनों रूप में लिख के आनी आपको। तो ये सीखिए आपने एसीटोन से। अब चलते हैं फार्मिक अम्ल की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी समझिए। देखो ये बात ध्यान दो कि कभी भी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के तत्व होते हैं, अम्ल जितने भी होते हैं, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं, फार्मिक अम्ल को छोड़कर कोई भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करता, कारण क्योंकि इन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के तत्व ऑक्सीकरण नहीं करते, सिर्फ फार्मिक अम्ल करता है, क्योंकि इसके ये जो फार्मिक अम्ल होता है ये एल्डिहाइड की तरह अपने क्या दिखाता है? गुण रखता है एल्डिहाइड की तरह। तो अब देखिए, जब फार्मिक अम्ल
को अक्षारीय या अम्लीय KMnO4 के साथ गर्म किया जाता है, पूरी तरह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। खास बात, फार्मिकल एकमात्र कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। और एक खास बात और, KMnO4 का रंग परिवर्तन कर देता है, बैंगनी रंग रंगीन भूरा बदल जाता है MnO2 के द्वारा। इससे ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कंफर्म हो जाती है। अगर ऑक्सीडेशन की क्रिया में होता क्या है, KMnO4 जो होता है बैंगनी रंग का, ऑक्सीकरण जो इसमें जो तत्व मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, रंगीन या भूरा। तो ये समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही है। चलिए इस अभिक्रिया को देख लेते हैं, फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया होती कैसे है, ये भी समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। ये लिया आपने फार्मिक अम्ल, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन किसके द्वारा, किसके द्वारा, KMnO4 अम्लीय है, तो ये देखो यहां से CO2 निकल जाएगा, CO2 ये बाहर और ये H और एक O, तो जल बाहर, ये बनता है। इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो जाती है फार्मिक अम्ल की। एक अकेला यही तत्व है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अभिक्रिया करता है ऑक्सीकरण की। तो तीसरे लेसन की भी हो गई। और खास अभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि पूरे लेसन की पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। अगर एमीन की आए, अब आते हैं एमीन, ये हुआ प्राथमिक एमीन। जब इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं एमीन की, तो देखो एल्डिहाइड बनता है और अमोनिया निकलती है। याद रखना क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगी और अमोनिया। इसी तरीके से एनिलीन की भी कर सकते हैं, बस यहां इसको क्या लिख देना है, एरोमेटिक रूप में। यही अभिक्रिया याद कर लो, बस याद रखना है आपको। अगर एमीन का भी ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनती है और अमोनिया बाहर हो जाती है, होता है ऑक्सीकरण एमीन का, याद रखना। तो ये अभिक्रिया यही, एल्डिहाइड बनता है और अमोनिया निकलती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। और एनिलीन का भी यही अभिक्रिया एनिलीन के साथ भी हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीकरण और एनिलीन। देखो ये एनिलीन का भी आ गया, एनिलीन का भी जब ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो हाँ बेंजोफिनोन बनता है, ये ध्यान रखना, बेंजोफिनोन। देखो ये भी अगर कहते हैं KMnO4 और KMnO4 की उपस्थिति में K2Cr2 H2SO4 की उपस्थिति में कहते हैं तो बेंजोफिनोन, ये गलत है, मैं बना देता हूं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन ये बनता है, ऐसे बनाइए बेंजीन, देखिए यहां बना देते हैं, ये बनाई बेंजीन और डबल बॉन्ड O इधर और डबल बॉन्ड पैरा पोजीशन पे, इसलिए पैरा बेंजोफिनोन ये बनेगा, ये बनेगा। अगर आप एनिलीन का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, और अमोनिया तो निकले ही निकलेगी, अमोनिया तो बाहर हो जाएगी, उसे छोड़ो, बस ये बनता है पैरा बेंजोक्विनोन, ये बनाना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्सीकृत हो पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है, ये है पैरा बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट, हाँ ये ग्लूकोज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, लगातार पूछी जाती है ग्लूकोज की। अब यहां देखो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है दो तरीके से होता है, ब्रोमीन जल के द्वारा करते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, और अगर करते हैं सांद्र HNO3 के द्वारा या KMnO4 के द्वारा अम्लीय तो बनता है ग्लूकोनिक अम्ल। कैसे अभिक्रिया होती है ये तो जरूर समझाऊंगा आपको, ये समझिए। अब देखिए ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ये होता है CHOH का होल 4 और CH2OH। अब आप देखिए जब आप अभिक्रिया कर रहे हैं ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीडेशन, Br2 प्लस जल, ब्रोमीन जल के द्वारा अगर ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो याद रखना, देखो यहाँ क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना पहले कार्बन पे, तो ये ऑक्सीजन यहीं आ जाएगी पहले कार्बन पे। तो देखो COOH और ये हो गया CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH, तो ये हो गया ग्लूकोज का भी ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ गई एल्डिहाइड ग्रुप पर, तो इसे कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, एग्जाम में लगातार आती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पूरे अच्छे से समझा रहा हूं, पूरी बुक के लेसन के एक साथ, ऐसा आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया कर रहे हैं आप CHOH का होल 4 और CH2OH, अब इसकी अभिक्रिया अगर आप कर रहे हैं किससे, HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा हो रही है, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है, तीर के निशान पर रखिए, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा हो रहा है, या KMnO4 के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यहां भी और यहां भी दोनों जगह COOH ग्रुप आ जाएगा, दोनों जगह COOH ग्रुप आ जाएगा, और इसे कहते हैं ग्लूकोसैकेरिक अम्ल, ग्लूकोसैकेरिक
सैकेरिक अम्ल। इस तरीके से आप ग्लूकोज का भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं। ये सीखिए आपने पूरे लेसन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब आप समीकरण से कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि पूरे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीकरण अभिक्रिया मैंने इस वीडियो में बहुत इजी वे में आपको समझा दी। अगर ऐसे ही और समीकरण आपको पढ़नी है तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।